बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 का नाम है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब है मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी स्टेट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट की जो एक स्टेडी स्टेट है, जो एक नॉर्मल स्टेट है, जो कि सेट पॉइंट है, उसको मेंटेन करके रखना क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस। अब इन्होंने बात की है कि इंटरनल इन्वायरमेंट की स्टेट को मेंटेन करके रखना है। अब इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें जिनको मेंटेन करना पड़ रहा है? तो 3 चीज़ें आती हैं इसमें। तो होम्योस्टेसिस की 3 टाइप्स हैं: थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। थर्मोरेगुलेशन देख लेते हैं। रेगुलेशन का मतलब है मेंटेनेंस और थर्मो का मतलब है टेम्परेचर, तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। अब सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो थोड़ी एडवांस डेफिनेशन बनेगी। तो डेफिनेशन क्या बनाएंगे? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। और नॉर्मल सेट पॉइंट कितना होता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर का? 38 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट। अब नेक्स्ट है ऑस्मो रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब है मेंटेनेंस। ऑस्मो वर्ड निकला है ऑस्मोसिस से। ऑस्मो वर्ड निकला है ऑस्मोसिस से। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन होती थी, फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। और ये एक जो ट्रांसपोर्ट होती थी, कौन सी होती थी? पैसिव ट्रांसपोर्ट होती थी, जिसमें एनर्जी खर्च नहीं होती थी। तो ऑस्मो का वर्ड ऑस्मोसिस से निकला। ऑस्मोसिस में क्या आते थे? मॉलिक्यूल की मूवमेंट। अब मॉलिक्यूल में 2 चीज़ें आती थी, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी मेंटेनेंस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। एंड थर्ड डेफिनेशन है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट या रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रोडक्ट या रिमूवल ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट। अच्छा, अब सवाल ये है कि होम्योस्टेसिस की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखें? इसको मेंटेन करके ना रखें तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? देखो भाई, अगर टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन नहीं करेंगे, टेम्परेचर अगर बॉडी का बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से बॉडी फंक्शन नहीं करेगी। ऑस्मो रेगुलेशन में देख लें, सॉल्यूट या सॉल्वेंट का लेवल हम मेंटेन नहीं करते हैं तो टिश्यू के अंदर जो है पानी भर सकता है, जिसकी वजह से टिश्यू के अंदर फ्लूइड भर जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। तो ये जो बीमारी है इसको कहते हैं एडिमा। अब एक्सक्रीशन में क्या? अगर वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? वेस्ट प्रोडक्ट या टॉक्सिक प्रोडक्ट जो है जो बॉडी के अंदर जमा होते रहेंगे, जिसकी वजह से क्या हो सकती है? इंसान की डेथ हो सकती है। अच्छा, अब नेक्स्ट हेडिंग है फीडबैक सिस्टम, यानी कि होम्योस्टेसिस काम किस तरह से करता है, वो किस तरह से इन चीज़ों को मेंटेन करके रखता है। तो फीडबैक सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स आते हैं। तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक सिस्टम: रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। रिसेप्टर क्या होते हैं भाई? एपिथेलियल सेल होंगे या कोई मॉडिफाइड न्यूरॉन्स होंगे। कंट्रोल सेंटर क्या क्या आता है भाई? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और इफेक्टर में आते हैं मसल एंड ग्लैंड। देखो भाई, रिसेप्टर का वर्ड निकला है रिसेप्शन से। जब हम कहीं जाते हैं किसी स्कूल में या कहीं भी कोचिंग में चले जाएं तो वहाँ पर क्या जाते हैं? सबसे पहले हम रिसेप्शन पर जाते हैं और वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। और वो जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? वो अंदर मैसेज देते हैं मैडम को, प्रिंसिपल को। जो प्रिंसिपल है वो अंदर से फिर रिस्पॉन्स भेजते हैं कि भाई इनका जो मसला है वो कैसे हल करना है। तो देख लेते हैं भाई, रिसेप्टर का वर्ड किससे निकला है? रिसेप्शनिस्ट से। जो क्या करता है? एक मैसेज लेता है, कोई बाहर से कोई मैसेज आया और उसको कहाँ पहुँचाता है? अंदर कंट्रोल सेंटर तक। तो इसको हम देख लेते हैं कैसे काम करता है। सबसे पहले आगे रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या करेगा? अपना मैसेज लेकर जाएगा, किसको देगा? कंट्रोल सेंटर को। और कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? अंदर से रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और वो किसको देगा? वापसी देगा इफेक्टर को। तो रिसेप्टर में देखो, टोटल हमने पढ़े थे नर्वस सिस्टम के अंदर 3 न्यूरॉन आते हैं: सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। रिसेप्टर में कौन से न्यूरॉन आएंगे? सेंसरी न्यूरॉन, जो कि सेंसेशन को डिटेक्ट करते हैं और क्या करते हैं? कंट्रोल सेंटर तक मैसेज पहुंचाते हैं। और कंट्रोल सेंटर के अंदर कौन सा न्यूरॉन होता है? जस्ट इंटर न्यूरॉन होता है। और इंटर न्यूरॉन का हमने पढ़ा था कि इस पर जो है माइलिन शीट भी नहीं होती। और इंटर न्यूरॉन फिर क्या करता है? यहाँ पे मैसेज को पढ़ता है, समझता है, फिर उसका जवाब तैयार करता है, देन वो किसको मैसेज दे देता है? मोटर न्यूरॉन को। अब मोटर न्यूरॉन किसको मैसेज आकर देता है? मोटर न्यूरॉन को जो एक्सॉन का टर्मिनल होता है वो किस पर एंड होता है? या मसल पर एंड होगा या ग्लैंड पर एंड होगा। तो ये इस तरह से पाथवे है। अब ये जो पाथवे है रिसेप्टर से कंट्रोल सेंटर तक का, तो ये कहलाता है एफरेंट पाथवे, ठीक है। और कंट्रोल सेंटर से जो इफेक्टर तक का पाथवे ये कहलाता है इफरेंट पाथवे। और कंट्रोल सेंटर से जो इफेक्टर तक पाथवे, इसको हम करेक्टिव मैकेनिज्म भी कहते हैं, यानी कि कंट्रोल सेंटर ने, ब्रेन ने एक ऐसा मैसेज दिया इफेक्टर को, जो भी चेंज बॉडी के अंदर है उसको क्या करना है? करेक्ट करना है। अब देख लेते हैं भाई रिसेप्टर किस किस तरह के होते हैं, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए भाई, थर्मो रिसेप्टर है, कीमो रिसेप्टर है, पेन रिसेप्टर है, बैरो रिसेप्टर है, जो कि पेन को डिटेक्ट करते हैं। रिसेप्टर का मतलब क्या है? किसी भी चेंज को डिटेक्ट करना। तो थर्मो रिसेप्टर क्या करेगा? चेंज इन टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा। जैसे नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 38 डिग्री सेंटीग्रेड।
या तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो थर्मल रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा और किसको मैसेज देगा, कंट्रोल सेंटर को, फिर कंट्रोल सेंटर किसको रिस्पांस देगा, इफेक्टर को। इसी तरह अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए तो थर्मल रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे, कंट्रोल सेंटर को मैसेज देंगे, देन इफेक्टर को रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब देखते हैं सारा मैकेनिज्म काम कैसे करता है। तो इससे पहले देखते हैं टाइप्स हैं, एक है पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक, इसको हम एंड में करेंगे। तो सबसे पहले वाला मैकेनिज्म समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिखी है मैंने यहाँ पर, इसको देख लेते हैं हम। पहला है थर्मो रेगुलेशन इन हॉट टेम्परेचर। देखो भाई, जब गर्मियाँ बढ़ती हैं, बाहर का जो टेम्परेचर है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, वो क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। ठीक है भाई, हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो सकता है। अब इससे बचना है, देखो बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारी बॉडी का भी बढ़ सकता था, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है जिसको क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस, वो मेंटेन करके रखेगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने नहीं देगा। अच्छा, यहाँ एक टर्म भी लिखी है हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अब हमारी बॉडी क्या करेगी, इसके अगेंस्ट काम करेगी और उस टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेगी। तो सबसे पहला काम इसमें होता है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि स्वेट की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। जितना ज़्यादा पसीना होगा उतनी हीट लॉस होगी, और जितनी हीट लॉस होगी उतना हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम से कम होता जाएगा, यानी कि हॉट से कोल्डनेस की तरफ आता जाएगा। अब देख लेते हैं भाई ये कैसे काम करता है। इसके अंदर भी यही है, स्वेट ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, बाहर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, बाहर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा तो हमारी स्किन पर एक रिसेप्टर होते हैं, थर्मो रिसेप्टर। उन्होंने इस चेंज को डिटेक्ट कर लिया कि बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारी बॉडी के मुकाबले में, तो हमारी बॉडी का भी बढ़ सकता है। तो इन रिसेप्टर ने, थर्मो रिसेप्टर ने चेंज को डिटेक्ट किया और मैसेज दे दिया कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर ने मैसेज पढ़ा और उसके नतीजे में उसने रिस्पॉन्स जनरेट किया। अब रिस्पॉन्स उसने किसको दिया, मैंने कहा या मसल को देता है या ग्लैंड को, लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्स किसको मिला, ग्लैंड को, जो कि क्या है, स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड को ब्रेन ने क्या बोला कि तुम जो है स्वेटिंग की प्रोडक्शन इंक्रीज कर दो। स्वेटिंग की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने से क्या होगा, देखो भाई, स्वेटिंग ना एक एवोपरेशन का प्रोसेस है। स्वेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसको क्या कहते हैं, एवोपरेशन। और एवोपरेशन एक कूलिंग प्रोसेस होता है जो कि बॉडी को कैसा अफेक्ट देगा, कूलिंग अफेक्ट देगा। अब देखो केमिस्ट्री के अंदर होता है ना भाई, देखो ये एक जार बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर पानी है। जब इसको हीट करते हैं तो इसमें से क्या होता है, बबल वाटर वेपर्स बन के यहाँ से लॉस होते हैं, यानी कि वो हीट एनर्जी को गेन करके यहाँ से क्या हो रहे हैं, वेपर्स की फॉर्म में बाहर जा रहे हैं। इसी तरह कुछ चाय को रख दो, थोड़ी देर जब चाय को रख दोगे एक जगह पर, तो उसमें से क्या होता है, ऊपर जो है वो वेपर्स जो है बन के जाने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब देखोगे ना चाय ठंडी हो जाती है। अब चाय ठंडी क्यों होती है, वो जो वेपर्स होते हैं वो अंदर उस कप में से हीट को लेकर क्या हो रहे हैं, बाहर स्केप आउट हो रहे हैं, जिसकी वजह से चाय में कौन सा इफेक्ट आ जाता है, कूलिंग इफेक्ट। इसी तरह स्वेटिंग में होता है। अब सवाल ये है कि स्वेटिंग के अंदर ये जो हीट आ रही है, ये जो वाटर वेपर्स बन रहे हैं, ये इतनी हीट एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं। देखो हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है जिसको कहते हैं लिवर। लिवर एक ग्लैंड, ठीक है, लिवर एक हमारी बॉडी का ऑर्गन है, ठीक है, ये मेटाबॉलिक फैक्ट्री परफॉर्म करता है। तो इसके अंदर ना बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। देखो जब एक मशीन होती है, जब वो बहुत सारे काम करती है, सारा दिन चलती रहती है, तो मशीन भी गर्म हो जाती है। इसी तरह लिवर भी क्या होता है, गर्म हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से लिवर से जो ब्लड जा रहा होता है, लिवर से जो भी ब्लड जा रहा होता है उसके अंदर क्या जा रही होती है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में हीट जा रही होती है। जब लिवर से जो आर्टरी जाती है, जब स्किन के पास से गुजरती है, स्किन के पास से क्या गुजरेंगी भाई, आर्टीरियोल्स। एपिडर्मिस होती है हमारी, एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है आर्टीरियोल्स और कैपिलरीज का नेटवर्क पाया जाता है। और कैपिलरीज और आर्टीरियोल्स का यहाँ पर नेटवर्क होता है, आर्टीरियोल्स का भी होता है और कैपिलरीज का भी होता है। यहाँ से जब ब्लड गुजरता है, ठीक है, जब स्किन की मेम्ब्रेन से जब ब्लड गुजरेगा यहाँ से, तो ये गर्म खून होगा। जब खून गर्म होता है और यहाँ पर ऊपर क्या होता है, स्वेट ग्लैंड होता है, ये जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो यहाँ से क्या करते हैं, हीट एनर्जी को लेकर वाटर वेपर्स की फॉर्म में क्या कर देते हैं, स्केप आउट कर देते हैं। इस तरह से बॉडी में कौन सा इफेक्ट आ जाता है, कूलिंग इफेक्ट। अब नेक्स्ट है वेजोडायलेशन। डायलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के डायमीटर को बढ़ा दो, ठीक है। अगर वेसल, और वेजो का मतलब होता है वेसल यानी आर्टरी, वीन्स या कैपिलरीज। अब वेसल का डायमीटर था भाई इतना था, इसको बढ़ा दिया, इतना था, और इसको बढ़ा के इतना कर दिया। अब इसमें से ज़्यादा खून जाएगा या इसमें से, ऑब्वियसली इसमें से ज़्यादा खून जाएगा। इसमें से ज़्यादा खून जाएगा तो ज़्यादा हीट को लेकर जाएगा, ज़्यादा हीट जाएगी तो ज़्यादा हीट लॉस होगी बॉडी के स्वेट ग्लैंड से। तो इससे क्या होगा, हीट लॉस ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ब्लड जो है वो ज़्यादा जा रहा है और वो हीट को ज़्यादा लेकर जा रहा है। जब वो एपिडर्मिस के पास से गुजरेगा तो वहाँ से भी ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा, जिसकी वजह से हीट लॉस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट।
तो वेजोडाइलेशन, अब हीट लॉस हो गया, बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ नहीं रहा है, अब क्या हो रहा है, वो कम होता जा रहा है। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन ऑफ हेयर। अच्छा, रिलैक्सेशन ऑफ हेयर का ऐसा है, देखिए भाई ये स्किन है, स्किन के ऊपर होते हैं हमारे हेयर्स। अब ये जो हेयर होते हैं ना, इन्होंने कहा ये जो हेयर है ये इस तरह से रिलैक्स हुए हैं, यानी कि स्किन के ऊपर ले डाउन हुए हैं। इसका क्या मतलब है, देखो सर्दियों के अंदर हो जाती है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, सर्दियों में हेयर जो होते हैं इस तरह से इरेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, मैंने बताया था यहाँ पर क्या होती है, हमारी आर्टीरियोल्स होती हैं जो कि ब्लड लेकर जा रही होती हैं और यहाँ से हीट लॉस होती है। लेकिन सर्दियों में हमारे जो हेयर होते हैं वो इस तरह से इरेक्ट हो जाते हैं और यहाँ पर क्या होता है, एयर आकर जमा हो जाती है, इन बालों के बीच में एयर आके जमा हो जाएगी, जिसकी वजह से अंदर से हीट लॉस नहीं हो पाएगा। तो सर्दियों के अंदर ये मैकेनिज्म होता है कि हीट बॉडी के अंदर स्टोर रहती है। लेकिन गर्मियों के अंदर क्या होता है, हेयर जो होता है वो नीचे रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन हेयर्स के बीच में कोई हवा जमा नहीं होती, एयर स्केप नहीं होती और अंदर से आसानी से जो है हीट लॉस हो सकती है। अब देखो स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हुए, स्वेटिंग हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हुआ, कम होने लग गया। लेकिन कब हो रहा था, जब बाहर का टेम्परेचर बढ़ा तो हमारी बॉडी ने क्या किया कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ना बढ़े, तो उसने ये मैकेनिज्म किया। देखो सबसे पहले थर्मोरिसेप्टर ने चेंज डिटेक्ट किया कि बाहर की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, कंट्रोल सेंटर को मैसेज दिया, कंट्रोल सेंटर ने इफेक्टर में मैसेज दिया किसको, ग्लैंड को, ग्लैंड क्या तो स्वेट ग्लैंड, उसको बोलो स्वेटिंग की प्रोडक्शन बढ़ा दो। इसी तरह दूसरे पर आते हैं थर्मोरिसेप्टर ने डिटेक्ट किया, कंट्रोल सेंटर को मैसेज दिया। अब यहाँ पर इफेक्टर में इन्होंने वेजल लिख दिया, लेकिन मैंने तो यहाँ कहा था कि मसल और ग्लैंड होते हैं, वेजल तो नहीं कहा था। अब ये जो वेजल होती है ना, ये वेजल ना स्मूथ मसल की एग्जाम्पल में आती है। तो वेजल क्या है भाई, स्मूथ मसल है। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी प्रूफ हो गया कि मसल को भी इसने मैसेज दिया, जिसकी वजह से मसल में क्या है, वेसल है, वेसल ने अपना डायमीटर बढ़ा दिया, ज्यादा ब्लड फ्लो हुआ, ज्यादा हीट लॉस हुआ, बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन ऑफ हेयर। अब इन्होंने हेयर की बात कर ली, लेकिन मैंने यहाँ हेयर्स की बात नहीं की थी, फैक्टर में मैंने सिर्फ ये दो चीजें ही बताई थी, हेयर के बारे में बात नहीं की थी। अब ये हेयर कहाँ से आ गए भाई, जो हेयर होते हैं, हेयर किसके अंदर अटैच होते हैं, हेयर अटैच होते हैं अंदर हेयर फॉलिकल के अंदर, स्किन के अंदर। कहाँ पर अटैच होता है, हेयर फॉलिकल के अंदर। अब हेयर फॉलिकल क्या है भाई, ये स्मूथ मसल से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ पर भी ये बात किसकी आ गई, स्मूथ मसल की। वेजल भी स्मूथ मसल के अंदर है और हेयर किसके साथ अटैच है, हेयर फॉलिकल के अंदर। हेयर फॉलिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हेयर क्या होते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं, और हेयर फॉलिकल रिलैक्स करता है तो हेयर क्या हो जाते हैं, ले डाउन हो जाते हैं। तो हेयर भी किस में आते हैं, स्मूथ मसल में, वेजल भी स्मूथ मसल में, और स्वेट ग्लैंड किस में आता है, ग्लैंड में। नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोरेगुलेशन इन कोल्ड टेम्परेचर, यानी कि जब बाहर का इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो क्या हो जाती है, कोल्डनेस हो जाती है। तब हमारी बॉडी जो है वो कैसे टेम्परेचर को मेंटेन करती है, तो इसके लिए एक टर्म है हाइपोथर्मिया। थर्मिया का मतलब है टेम्परेचर और हाइपो मीन है लो। तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है इस कंडीशन में। लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो नहीं हो पाता, उसको बचाने के लिए एक मैकेनिज्म है जिसको कहते हैं हम फीडबैक सिस्टम और फीडबैक मैकेनिज्म। अगर बाहर का एनवायरनमेंट क्या हो गया है, कोल्ड हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, तो हमारी बॉडी का भी क्या होता है, कम होने लगता है। तो इसको बचाने के लिए कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो, कम ना हो, जिसकी वजह से बहुत सारी एंजाइम है जो कि डिस्फंक्शन हो सकता है, डीएक्टिवेट हो सकता है। तो उसके लिए 4 स्टेप फॉलो करती है हमारी बॉडी। सबसे पहले होगा डिक्रीज इन स्वेट प्रोडक्शन, जो स्वेट ग्लैंड है वो क्या हो जाएंगे, डीएक्टिवेट हो जाएंगे। अब ये सब होता कैसे, स्किन पर हमारे रिसेप्टर लगे हुए होते हैं, थर्मो रिसेप्टर, वो बाहर के टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं कि बाहर का टेम्परेचर क्या हो गया, लो हो गया, तो बॉडी का भी लो हो सकता है। तो थर्मो रिसेप्टर ने मैसेज को डिटेक्ट किया और उन्होंने दिया कंट्रोल सेंटर को, और कंट्रोल सेंटर में ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, जिसको क्या कहते हैं, थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी, तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, आगे इफेक्टर को रिस्पॉन्स देता है, जिसमें मसल और ग्लैंड आता है। तो यहाँ पर ग्लैंड क्या है, स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड को डीएक्टिवेट कर देता है ताकि स्वेट की प्रोडक्शन खत्म हो जाए या कम हो जाए। तो जिसकी वजह से अगर स्वेटिंग नहीं होगी, ठीक है, अगर स्वेटिंग नहीं होती तो इसका मतलब क्या है, हीट लॉस नहीं होगा, हीट लॉस नहीं होगा, हीट लॉस नहीं होगा। तो इसका मतलब बॉडी के अंदर हीट जो है वो स्टोर ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, गर्म रहेगा, ठंडा नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। थर्मो रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया कि बाहर का टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, कंट्रोल सेंटर को मैसेज किया, कंट्रोल सेंटर ने रिस्पॉन्स दिया इफेक्टर को। यहाँ पर इफेक्टर में क्या आ गए भाई, मसल। कैसे भाई, कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है नैरो कर देना किसी भी चीज़ को। नैरो का मतलब है डायमीटर वेजल का, देखो भाई इतना ज़्यादा था, इसको क्या कर दिया इन्होंने, कम कर दिया। अब इसमें कम ब्लड फ्लो होगा, वेजो का मतलब है वेसल, तो ब्लड यहाँ से क्या होगा, कम फ्लो होगा, लेस ब्लड फ्लो होगा, जिसकी वजह से हीट लॉस कम होगी। हीट लॉस कम होगी तो हीट सेव क्या होगा, ज़्यादा रहेगा बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है इरेक्शन ऑफ हेयर, यानी कि जो हेयर हैं वो क्या हो जाते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं हमारी एपिडर्मिस पर, और यहाँ पर एयर आके जो है स्केप हो जाती है, जमा हो जाती है। और एपिडर्मिस के अंदर क्या होती हैं, आर्टेरियोल्स होती हैं जो कि गर्म खून लेके जा रही होती हैं,
तो उनके अंदर जो हीट भी फ्लो हो रहा होता है उस खून के अंदर, अब वो हीट यहाँ से लॉस नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जो है बाहर से एयर जो है यहाँ पे आके जमा हो गई है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर से हीट लॉस नहीं हो रहा है। तो इस तरह बॉडी के अंदर हीट सेव रहता है। नेक्स्ट है इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। अच्छा, ये पॉइंट सिर्फ थर्मोरेगुलेशन इन कोल्ड टेम्परेचर के अंदर लिखा हुआ है बुक में। मेटाबॉलिज्म में क्या है? देखो भाई, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है टूटने और बनने का प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म में दो टाइप आती है, एक आती है एनाबॉलिज्म और दूसरी होती है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में चीज़ों को क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है। और एनाबॉलिज्म में क्या होता है? बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन की जाती है, छोटे मॉलिक्यूल को जोड़कर बड़े मॉलिक्यूल बनाया जाता है। अब जब ये मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस चल रहा होता है, यानी कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, चीज़ें टूट रही होती हैं, बन रही होती है, तो इस दौरान क्या होता है? हीट रिलीज होती है। हीट क्या होती है? बॉडी के अंदर रिलीज होती है। तो सर्दियों के अंदर क्या होता है? इस मेटाबॉलिज्म को तेज कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ताकि बॉडी के अंदर ज़्यादा हीट रिलीज हो और हीट स्टोर ज़्यादा हो। इस तरह से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो ये था पूरा मैकेनिज्म थर्मोरेगुलेशन का और होम्योस्टेसिस का। होम्योस्टेसिस में क्या आता है? इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखना है। तो इसके एग्जांपल में मैंने थर्मोरेगुलेशन का बताया कि हॉट टेम्परेचर का भी मैंने बताया और कोल्ड टेम्परेचर का भी बताया। अगर बाहर का इन्वायरमेंट बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर, बाहर के इन्वायरमेंट का अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा सिस्टम है? फीडबैक सिस्टम। तो गर्मियों में हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, स्वेट की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, वेजोडाइलेशन हो जाती है, रिलैक्स हो जाते हैं। और सर्दियों में क्या होता है? स्वेट ग्लैंड डीएक्टिवेट हो जाते हैं, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, इरेक्शन अपीयर हो जाती है और मेटाबॉलिज्म का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो हेयर का मैंने बताया था क्या? हेयर स्मूथ मसल है और वेजो क्या है? वेसल है। ये भी किस में आती है? स्मूथ मसल में। और स्वेट ग्लैंड किस में आते हैं? ग्लैंड में आते हैं। जब सर्दियाँ होती हैं, बाहर कोल्डनेस हो जाती है, तो हमारी बॉडी क्या करती है? हीट को स्टोर करके ज़्यादा रखती है। ऐसा मैकेनिज्म करती है कि हमारी बॉडी के अंदर हीट ज़्यादा से ज़्यादा रहे। क्यों ज़्यादा रहे? अगर बाहर का टेम्परेचर कोल्ड हो गया तो हमारी बॉडी का भी कोल्ड ना हो सके। इसी तरह गर्मियों में क्या करती है हमारी बॉडी? हीट का लॉस ज़्यादा करती है कि बाहर का टेम्परेचर क्या है? बढ़ा हुआ है, तो हमारी बॉडी का भी बढ़ सकता है। तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करती है? वो मेंटेन करना होता है। देखो, कम ज़्यादा नहीं करना, उसने सिर्फ मेंटेन करके रखना है 38 पर। यहाँ पर भी 38 पर ही मेंटेन करके रखना है। लेकिन गर्मी में देखो बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, अगर 43 तक हो गया तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 43 तक जा सकता है। इससे बचाने के लिए वो हीट का लॉस हमारी बॉडी से ज़्यादा करती है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर कूलिंग इफेक्ट जनरेट हो और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहे? 38 तक रहे। इसी तरह सर्दियों में, अगर सर्दियों में इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 30 तक चला गया तो हमारी बॉडी का कितना रखना है भाई? 38 ही रखना है। हमारी बॉडी को नॉर्मल सेट पॉइंट है, इसी को तो होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो इस तरह वो ऐसे ऐसे मैकेनिज्म करती है कि हमारी बॉडी के अंदर हीट स्टोर ज़्यादा रहे, ताकि बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप ना हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।